हाँ दोस्तों, तो आज बात करेंगे आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह, बिहार के श्री कृष्ण सिंह के। बिहार के श्री कृष्ण सिंह का जन्म 1887 ईस्वी में खानवा गांव में हुआ था, जो कि नवादा जिला में पड़ता है। वहां पे उनका ननिहाल था। उनकी पैतृक गांव जो है शिवहर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता था। पैतृक गांव माउर। श्री कृष्ण सिंह बिहार के लिए जो करके गए, जितनी मजबूत नींव श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार को बढ़ाने के लिए रखी स्वतंत्रता के बाद, शायद उसके ऊपर मंजिल बनाने वालों ने नहीं बनाया। यहां तक कि उस नींव को भी कमजोर कर डाले। यह टिप्पणी से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये टिप्पणी वाजिब टिप्पणी है। बहरहाल, श्री कृष्ण सिंह का क्या योगदान भारत के लिए, बिहार के लिए रहा, ये अतुलनीय है। किसी के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसको उस ऊंचाई के साथ नहीं बढ़ाई जिस गहराई के साथ उन्होंने अपनी नींव को रखे थे। दोस्तों, 1930 के बाद यह हुआ कि अंग्रेजों की लड़ाई और स्वतंत्रता की सेनानियों की लड़ाई, इस दोनों के बीच जो लड़ाई हो रही थी, उसमें दिशा थोड़ा परिवर्तित होने लगा था। तो ये दिशा परिवर्तित होने लगा था तो 1936-37 में बिहार में प्रांतीय चुनाव होने थे। तो जब प्रांतीय चुनाव हुए तो लीडरशिप किसकी होगी, नेतृत्व किसका दिया जाएगा, इसके लिए दो आदमी के बीच में थोड़ी सी अकड़न जल रही थी। एक थे बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी और दूसरे थे बिहार विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी। इस बात की जिम्मेवारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कंधों पर दी गई, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा में उनकी क्या योगदान रही, ये सभी जानते हैं। तो 1936-37 में जब वो आए तो उन्होंने दो गुटों के बीच में चल रहा था। एक गुट थे भूमिहार जाति के श्री कृष्ण सिंह जी और दूसरी गुट थी अनुग्रह नारायण सिंह की, जो राजपूत जाति के थे। और जातीय समीकरण बहुत दिनों से चलता ही रहा है। सोचिए, मैं बात कर रहा हूं 1930-35 के बारे, उस समय भी चल रहा था। लेकिन आज के हिसाब से दोनों एक ही पार्टी में थे, दोनों के साथ समन्वय भी बनता था, दोनों के पास प्रतिस्पर्धा भी थी, दोनों के कार्यकर्ताओं के साथ, दोनों के समर्थकों के साथ, दोनों एक दूसरे के दोस्त भी थे और दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा भी थे। दुश्मन तो नहीं कह सकते। बहरहाल, तो उस प्रांतीय चुनाव में जो हो रहा था, तो बात श्री कृष्ण सिंह के नाम पर बनी और श्री कृष्ण सिंह जी को चुनाव लड़ाया गया श्री कृष्ण के नेतृत्व में, और वो बिहार के पहले प्रीमियर के रूप में चुने गए। उस समय प्रीमियर होते थे, प्रीमियर मतलब प्रधानमंत्री लगभग मान लीजिए, और अनुग्रह नारायण सिंह जी को उनका डिप्टी बनाया गया। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, श्री कृष्ण सिंह जी ने भी इस्तीफा दे दिया। 1939 में इस्तीफा दे दिया। 1941 में वो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ते हैं, और सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो ये काले नमक कानून था, उसको हटाने के लिए। तो गुजरात में भी 350 किलोमीटर दूर उन्होंने काले नमक कानून को रौंदा। फिर वो आए बिहार में मुंगेर से गंगा नदी पार करके 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी यात्रा, जिस यात्रा में ना सड़क है, ना पुल है, ना ये है, चल रहे हैं। बहुत ही दुर्गामी, बहुत ही कष्टगामी रास्ते को पार करते हुए वो गए और अपने सहयोगियों के साथ काला कानून नमक को तोड़ डाला। और ये तोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि गए और तोड़ करके चले आए, फिर उन्होंने उसकी सजा भी भोगी
और सजा क्या होगी कि काले नमक के पानी को उनके शरीर के ऊपर फेंका गया। दोस्तों, ये पीड़ा किस तरह से उन लोगों ने झेला है। आज हम लोग के पास में तो ये माध्यम है कि कुछ भी होता है एक वीडियो बना के डाल देते हैं। उनके पास ये सब सोर्स नहीं थे। उन्होंने इतनी पीड़ा झेली और 1941 में अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी श्री कृष्ण सिंह जी को प्रथम सत्याग्रही कहे, प्रथम सत्याग्रही ऑफ बिहार की उपाधि गांधी जी के द्वारा उनको दी गई। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा बने और वो जेल भी गए। उसके बाद फिर से 1946 में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और डिप्टी सीएम के रूप में कार्यभार संभाले बिहार विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी। जब ये सब हो रहा था तो उसी समय 35 और 40 के बीच बिहार में एक और संघ चल रहा था जिसका नाम था त्रिवेणी संघ, जो कि पिछड़ी जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। उसका नाम था त्रिवेणी संघ, जिसमें 3 जाति के लोग मुख्य धारा में थे, कोयरी, कुर्मी और जादव। और भी लोग थे लेकिन मेन ये लोग थे। जब राजेंद्र बाबू आए थे तो इन लोगों के द्वारा एक चिट्ठी सौंपी गई जिसमें पिछड़ी जाति के नेताओं के नाम थे। शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया होगा उस समय की परिस्थितियों को लेकर के। बहरहाल दोस्तों, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार केसरी, ये सब लोग कैसे नींव रखे होंगे आप सोच समझ सकते हैं। जब ये बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में उस गद्दी को पकड़े, उस गद्दी पर बैठे, तो आप सोचिए कि भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी के रूप में इनको बैठाया गया। भारत का पहला खाद कारखाना सिंदरी और बरौनी में बैठाया गया। एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आपको हटिया में लगाया गया। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गड़हरा में लगाया गया। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो में बैठाया गया। बीआईटी मेसरा, बीआईसीएस, बीआईटी थर्मल पावर प्लांट, बरौनी डेयरी, अनगिनत काम इन्होंने किया। लेकिन उस चीज को धीरे धीरे बढ़ाया नहीं गया। अगर उस चीज को बढ़ाया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती जो आज आती है। दोस्तों, एक प्रसंग आता है, एक जगह आती है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अर्थशास्त्री को नियुक्त किया जिनका नाम था पॉल एच एपेल्वी जी को नियुक्त किया गया कि अब जाइए थोड़ा देख करके आइए, अर्थशास्त्र के आप ज्ञाता हैं कि किस तरह से हमारे देश में बाकी सब राज्य काम कर रही है। जब एपेल्वी साहब गए तो उन्होंने अपना रिपोर्ट जो सौंपा, इस रिपोर्ट सुन करके आप चौंक जाएंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत जो है, भारत में बिहार जो प्रदेश है वो देश का सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव वाला स्टेट है, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर। तो पहली बात उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है, यानी कि वहां पर बाकी चीजें नहीं थी जो आज के समय में हो रही हैं। दंगा हो गया, फिरौती हो गई, अपहरण हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, करप्शन हो गया, ये सारी चीजें शायद नहीं होंगी। तभी तो कह रहे हैं कि वो बिहार का सबसे गुड एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिहार जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब सोचिए कि जब उस जमाने में 50-60 के दशक में बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन भी सबसे अच्छा था और इंडिया में सेकंड पोजीशन पे इसका इकोनॉमी भी था, क्या हुआ? आखिर उस अर्थव्यवस्था को किसने मार दिया?
किसने निचोड़ दिया उस अर्थव्यवस्था को, और किसने उस बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के तमगे को तहस नहस कर दिया। बहरहाल बात करेंगे। इस सारी चीज करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को, अब देखिए जो आज हो रही है रिजाइन करना, इस्तीफा देना, जब उस जमाने में रिजाइन और इस्तीफे की बात होती थी तो लोग कांप जाते थे। बिहार से श्री कृष्ण सिंह जी और उत्तर प्रदेश से गोविंद वल्लभ पंत जी ने जब अपने इस्तीफे की पेशकश की तो अंग्रेजों की सल्तनत डगमगाने लगी। बहरहाल तो इस तरह से वो त्रिवेणी संघ के एक और प्रसंग आता है जो बहुत ही रोचक प्रसंग है कि 1956 के चुनाव में जब महेश बाबू और केवी सहाय जी चुनाव हार गए तो महेश बाबू को तो खादी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया, केवी सहाय को मिला कुछ नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी ने उनको एक पत्र लिखा श्री कृष्ण सिंह जी को, और ये पत्र में उन्होंने बताया कि आपके और अनुग्रह नारायण जी के जातिवादी प्रतिस्पर्धा के बीच में बिहार पीछे जा रहा है। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के हिस्सा हो चुके थे, उनका मोह कब से भंग हो चुका था सोशलिस्ट, और आज जयप्रकाश नारायण जी के कुनबे के लोग ही बहुत लंबे समय से बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं माननीय लालू प्रसाद यादव जी की, सुशील कुमार मोदी जी की, नीतीश कुमार जी, रविशंकर प्रसाद जी वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेता। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो किया गया, तो जयप्रकाश नारायण जी क्या किए, चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में उन्होंने अनुग्रह नारायण जी और इनके बीच के जातिवादी फैसले को निभाते हैं। उधर से चिट्ठी के जवाब में एक और चिट्ठी आती है जो चिट्ठी कृष्ण सिंह जी द्वारा लिखी जाती है। ये कहते हैं कि ये सिर्फ खंडन नहीं करते, ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके जाति के केवी सहाय को मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूं। बहरहाल वो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, अगले एपिसोड में उनकी भी चर्चा करूंगा। तो इस तरह का दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा रही, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कोयरी, कुर्मी, जादव। इस सारी बातों में जगजीवन राम जी की चर्चा करना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जगजीवन राम जी राहुल जवाहरलाल जी के कैबिनेट के सबसे यंग मिनिस्टर्स में थे। जगजीवन राम जी का भी योगदान भूला नहीं जा सकता है, और ना ही उनके लोगों के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। राजनीतिक किस करवट ली कि आज ये सारे लोग हाशिए पर चले गए। आज ये सारे लोगों को समाज में कोई सुधार लेने वाला नहीं हुआ। कितने पुल और कितने सड़क जो बनाए श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा, उसका उल्लेख करना बहुत ही बड़ा काम होगा। तीसरी बात जो श्री कृष्ण सिंह जी के साथ में आती है वो आती है कि जमींदारी प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छोड़ दी। और जो ये आप सावन में देवघर का जो स्थान है, बैद्यनाथ धाम, पोलबम, इस दिशा में लोगों ने क्या काम किया। उस समय बताया जाता है कि दलितों को उस जंगल में जाने की आजादी नहीं थी। श्री कृष्ण सिंह जी ने उस जंगल में, उस मंदिर में, उस देवालय में, उस बैद्यनाथ धाम के पवित्र स्थल पर जाने की अनुमति दिलाई। श्री कृष्ण सिंह जी भूमिहार जाति के थे। आज की जातिवादी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज क्या बनाया गया है कि फलाने जाति का नेता है तो फलाने जाति का वोट मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण सिंह जी ने दलितों के लिए वो काम किया, पिछड़ों के लिए वो काम किया। उन्होंने सिर्फ भूमिहारों के लिए काम नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। अगर देश का राजा है तो उसको सबके लिए बराबर काम करनी चाहिए। यही राजधर्म कहलाता है, और इसका बखूबी पालन उन्होंने किया। और यही सब करते करते 31 जनवरी 1961 1961
मिस्त्री कृष्ण बाबू, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है। और फिर आगे के मुख्यमंत्रियों की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।